अगर उसे पुलिस के डंडे से डर लगता हो, लाठियों से डर लगता हो, पुलिस के अरेस्ट करने से, जेल जाने से, या किसी के मार देने से, चाहे गोली से या लाठी से या किसी तरह से भी मार देने से डर लगता हो, तो वो कृपया घर से ना निकले। कि मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या होगा। ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की है, पुश्तों की है। हम उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जो अब आने वाली हमारी अगली जनरेशन है। तो उनके लिए जान देना तो एक मामूली सी बात है। अगर थे बेमिसाल उनके लिए हैं, अंबानी के लिए, अडानी के लिए, टैक्स हेवन बैंक्स में जिनके अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, उनके लिए, मोदी जी के, जेपी नड्डा के लिए, उनकी भाजपा के लिए, उनकी आरएसएस के लिए, हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए ये बेमिसाल हैं। हमारी जड़ पीट के, रेड़ पीट के, हमारी जेब काट के, हमारे गले काट के, उनके घर भर के, उनके 9 साल बेमिसाल। देखिए, ओबीसी होते तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में हमारे 314 ओबीसी आईएएस ऑफिसर्स को बाहर का रास्ता दिखाते क्या। धूमधाम मचा रखा है भाजपा ने, जिसने शंभूक ऋषि का वध सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो शूद्र था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तपस्या कर रहा था और शिक्षा शूद्रों को दे रहा था। थोड़े थोड़े चावल आरएसएस के लोग हमारे एससी एसटी ओबीसी के घरों में बांट रहे हैं। ये पोटाशियम साइनाइड है। जय भीम साथियों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अंबेडकर चौक में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे एडवोकेट बसोत्रा साहब जी बैठे हुए हैं। तो उनसे कुछ जो बातें, मन की बात बसोत्रा सर जी के साथ, तो हमारा ये उद्देश्य है कि अपने मन की बात जितनी भी है हम बसोत्रा सर जी के साथ कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो, अपनी मन की बात बसोत्रा सर जी के साथ कर सकते हो। किसी भी विषय में हो सकती है बात, वो आप कर सकते हैं। जय भीम। जय भीम सर, जैसे कि एक मुद्दा यहाँ पे, जैसे कि कल यहाँ पे लोग आए थे, कम से कम 500 लोग आए थे। तो आज यहाँ पे सिर्फ 10 लोग आए हैं। सर, उसका कोई कारण हो सकता है जहाँ कल में कोई मीटिंग ऐसी हुई जिसकी वजह से आज लोगों को समर्थन देना चाहिए था, बढ़ चढ़ के ज़्यादा देना चाहिए था, बट समर्थन थोड़ा सा कम हो गया। उसका सर क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, कल एक बाकायदा ख़ास मुद्दे को लेके सब लोगों ने सलाह की थी आपस में और फिर यहाँ आके बात की थी। सब लोगों का ये मानना था कि कुछ देर के लिए धरना सस्पेंड किया जाए, मौसम ठीक नहीं है, सेहत ख़राब हो सकती है। और दूसरा ये था कि स्ट्रेटजिकली ये प्रोग्राम बनाया जाए। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारे कल लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। पहले तो उन्होंने धरने का समर्थन किया, हमें ये समझना होगा, वो घर बैठ के भी कर रहे थे, यहाँ आके भी कर रहे थे, तो उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, फिर यहाँ कल के कंक्लूजन के समय ये बात निकल के सामने आई कि धरना एब्रप्टली तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पहले ये कह चुके थे कि हमें ये धरना लगातार कंटिन्यू करना है। जब तक या तो हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम बैठे रहेंगे, या फिर हम सत्ता में पहुंच के इन बातों को जब तक मनवा नहीं लेते तब तक ये एजिटेशन चलती रहेगी। उस पर सबकी सहमति हुई कि ठीक है, एब्रप्टली हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसको चलाएँगे। दूसरी बात उभर के ये सामने आई कि एक थिंक टैंक बनेगा जिसमें SC ST OBC की सभी बिरादरियों के 2-2 इंटेलेक्चुअल्स होंगे और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके भी 2-2 इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और एक रणनीति तैयार की जाएगी। पूरे JNK को रेवोल्यूशनलाइज किया जाएगा ताकि आने वाले समय में 90 में से कम 75 या 80 सीटें जो हैं वो हमारे कब्जे में आए। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और जितने साधन संसाधन जम्मू कश्मीर के हैं उन पर मूल निवासी बहुजनों का एक एकाधिकार हो, कब्जा हो, ताकि जिन मांगों को लेके हम यहाँ बैठे हैं, या जिन मांगों को लेके आए दिन हम धरने प्रदर्शन करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, जैसे बंसी चौधरी जी भी घर घर जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन घर घर जाके जागृत कर रही हैं, तो क्यों ना ये मुद्दे अब हम अपने हाथ में खुद ले लें। सरकारों को कहते कहते अब हम थक चुके हैं। जैसे अभी बंसी चौधरी जी पीछे बात कर रहे थे, एक इंटरव्यू में हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर को जब हम कोई मेमोरेंडम देते हैं, आधे घंटे में बाद जाके देखें तो वो मेमोरेंडम डस्टबिन में पड़ा होता है। LG साहब को कोई मेमोरेंडम दो, वो डस्टबिन में पड़ा होता है। केंद्र को कोई मेमोरेंडम भेजो, वो डस्टबिन में पड़ा होता है। तो उन्होंने एक मैसेज शासन और प्रशासन ने SC ST OBC माइनॉरिटी को ये वाज़े तौर पे दे दिया है कि आपकी मांगें, आपका कंसर्न, आपकी डिमांड, आपका मेमोरेंडम, चाहे आप 90% क्यों ना है इस देश में, उसकी औकात हम डस्टबिन से ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो कल यहाँ पे कंसेंसस बना, अब हम इन सरकारों को, इन प्रशासन के लोगों को डस्टबिन ही समझेंगे, उनकी औकात हम डस्टबिन पे ला के रख देंगे। अब खुद हम शासन प्रशासन को अपने कब्जे में लेके अपनी उन मांगों को
राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी अपनी कलम के दस्तखत से अब हम लोग उन्हें लागू करवाएंगे। तो कल की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल थी। आज उनके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, अब एक हफ्ते का समय उन सब ने लिया हमसे, आगे एक रणनीति बनाने के कार्यक्रम पे वो लग गए हैं। बंसी चौधरी जी भी अगले हफ्ते ही आना था इनको, लेकिन जिसके अंदर वलवला होता है वो रह नहीं पाता, तो इन्होंने कहा चलो आज भी चलते हैं, ये आए हैं, इनका स्वागत है। बाकी लोग भी अगले हफ्ते आएंगे, वो अगले हफ्ते क्या वो लगातार आते रहेंगे। बीच में भी हम एतवार से लेकर शनिवार के बीच में जो दिन 5 रहते हैं उन दिनों में भी हमारी मीटिंग्स चलेंगी और लगातार इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई चलेगी। लिहाजा कल 500 आज 10 का मसला नहीं है, ये एक एजिटेशन है जो लोगों में जा चुकी है। अब कंटिन्यूसली एजिटेट करने की बात जो है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, ताकि घर घर, गांव गांव, गली गली, हर नुक एंड कॉर्नर में जितने भी हमारे लोग रहते हैं उन घरों से आरएसएस और हिंदुत्ववादी और ब्राह्मण पंडितों को बाहर निकाला जाए और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को प्रस्थापित करके लगातार प्रचार प्रसार करके उसको आने वाले समय में लगातार बिठाया जा सके। इस रणनीति पे अब हम काम करेंगे। सर, जैसा कि आप हक मांग रहे हो अपने समाज के लिए, तो कल को हो सकता है कि आप हक मांगो, आपको हक ना मिले, हक की जगह अगर आपको गोली मिल जाए तो आप गोली खाने के लिए तैयार हो? देखिए अनिल जी, मैंने पहले दिन ही ये वाज़ेह कर दिया था जब मैं यहाँ धरने पे बैठा था, और उसके बाद कई हफ्ते मैंने ये बात रिपीट की है। ये मैं बाकी साथियों को भी बड़े तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के इस मिशन में आना है, अगर उसे पुलिस के डंडे से डर लगता हो, लाठियों से डर लगता हो, पुलिस के अरेस्ट करने से, जेल जाने से, या किसी के मार देने से, चाहे गोली से या लाठी से या किसी तरह से भी मार देने से डर लगता हो, तो वो कृपया घर से ना निकले। ये मैसेज मैंने लोगों को बाद में दिया, पहले अपने अंदर आत्मसात किया। और एक 2 लाइनें बड़ी मशहूर पीछे एक शायर की हुई, वो 2 लाइनें मैं यहाँ बोल के आपको कन्वे कर देता हूँ कि हमारी मंशा यहाँ आने से पहले क्या थी, अब क्या है और आगे क्या है। वो इन 2 लाइनों में है कि हटकर चले वो हमसे, हटकर चले वो हमसे, जिसे सर अजीज़ हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। तो सरफरोशी की तमन्ना जब लेके निकले हैं तो फिर इन चीज़ों से डरना हमारी फितरत में है ही नहीं। वैसे भी ये लड़ाई मेरी अपनी तो है नहीं कि मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या होगा। ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की है, पुश्तों की है। हम उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जो अब आने वाली हमारी अगली जनरेशन है। तो उनके लिए जान देना तो एक मामूली सी बात है। अगर मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, तार्किक हूँ, मगर अगर ये माना जाए कि पुनर्जन्म होता है और अगर मुझे 1000 जन्म भी मिले तो मैं अपने समाज के सर पे वार के उनको कुर्बान कर दूंगा। मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैं फुले साहब का सिपाही हूँ, मैं शाहू जी महाराज प्यारी अरीवी रामास्वामी का सिपाही हूँ, मैं मान्यवर कांशीराम, यशकाई डीके खापड़े, यशकाई दीनाबाना जी का सिपाही हूँ। मैं उन महामानवों का सिपाही हूँ जिन्होंने अपनी जानें, अपने परिवार कुर्बान किए हैं समाज पे। मैं उनका सिपाही हूँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। मतलब कहने का कि डू और डाई सिचुएशन जहाँ पे है, बिल्कुल वो मजबूर कर दिया गया हमें। बाबा साहब के संविधान के बाद सबको ये लगा था कि संवैधानिक अधिकार सबको मिलेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबको मानना पड़ता है। इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट चलता है। एक रिट अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाए फंडामेंटल राइट्स को लेके, सारा इंग्लैंड सड़कों पे उतर आता है कि एक आदमी के राइट्स कैसे वायलेट हो गए। और हमारे भारत में बाबा साहब के इतने ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन के होते हमारे मूल निवासी बहुजनों के सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। हम सड़क पे ना उतरे, हम जान के लिए बैठे रहें। हम जान नहीं बचाएंगे, हम जान दे देंगे मगर अपने हक अधिकार नहीं देंगे, आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकार नहीं देंगे। इस सिचुएशन में हम यहाँ बैठे। सर, जैसा कि कहते हैं 9 साल बेमिसाल मोदी जी के, तो 9 साल बेमिसाल है, तो हमारे शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं बड़ा अच्छा काम हो गया। तो क्या सच में ऐसा अच्छा काम? देखिए, मोदी जी जिनके लिए आए थे वे बेमिसाल उनके लिए हैं। अंबानी के लिए, अडानी के लिए, टैक्स हेवन बैंक्स में जिनके अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं उनके लिए, मोदी जी के, जेपी नड्डा के लिए, उनकी भाजपा के लिए, उनकी आरएसएस के लिए, हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए ये बेमिसाल है। हमारी जड़ पीट के, रेड़ पीट के, हमारी जेब काट के, हमारे गले काट के, उनके घर भर के, उनके 9 साल बेमिसाल। देखिए, मोदी जी कहते थे काला धन लाऊंगा, बाद में काला धन वालों से 50-50 कर लिया, अपने परिवार वालों के खाते खुलवाए फॉरेन बैंकों में और आधा अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिया, किसी को नहीं पकड़ा। उल्टा वही काला धन अब 10 गुना बढ़ चुका है, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी है। अडानी को लाखों करोड़, 25 लाख करोड़ रुपए अब तक माफ़ कर चुके हैं मोदी जी। तो उसका कम से कम अगर 60% भी मोदी जी का होगा, 70% भी, तो अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। तो लूट के खा रहे हैं वो लोग। तो ये 9 साल बेमिसाल तो मोदी जी के होंगे ही होंगे और उनके आगे पीछे वालों के होंगे। रही बात SC ST OBC की, उनके हक अधिकार छीने गए।
उनकी जो रिजर्वेशन प्रमोशन जो उनको थोड़ा बहुत मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा। ओबीसी को कुछ नहीं मिल रहा, एससी एसटी को कुछ नहीं मिल रहा। एसटी की लिस्ट में अपर कास्ट इंक्लूड कर दिए, ओबीसी की लिस्ट में आचार्य और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और क्या क्या इंक्लूड कर दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में जो ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं उनको हम डिनाई नहीं कर रहे, मगर अपर कास्ट को भी इंक्लूड कर दिया। अब एक भी सीट रियल एसटी को या रियल ओबीसी को नहीं मिलेगी। और एससी की रिजर्वेशन एंड प्रमोशन और बेसिक रिजर्वेशन वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो बेमिसाल तो होगा ही। यही तो कहते थे संघ के लोग, यही तो कहते थे मोहन भागवत कि बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन का हम वो हाल कर देंगे कि इनको रिजर्वेशन के नाम पे ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और वो अब हमारे साथ हो रहा है। तो सर, जैसे कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जब कल को पेंशन आ जाते हैं तो पेंशन आने के बाद वो अगली रणनीति क्या अपनाते हैं? वो देखिए, मैं अपने जितने भी हमारे बुज़ुर्ग 55-60 के आगे पीछे जो रिटायर हो रहे हैं, खास करके अब 60 उम्र है, 60 के बाद सब रिटायर हो रहे हैं, मैं उनको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। अपर कास्ट का, खास करके ब्राह्मणों का, अगर कोई चीफ सेक्रेटरी भी रिटायर हो जाता है तो दूसरे दिन झोला कंधे पे टांग कर वो जाके आरएसएस की शाखा में एक कार्यकर्ता की हैसियत से सबसे पीछे हाथ जोड़ के खड़ा होकर अपने समाज के काम में लग जाता है और मूल निवासी बहुजनों के गले कैसे काटे जाएँ, इनकी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे बर्बाद की जाएँ, उस पर काम करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमारे बहुजनों के जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनमें से 1 या 2% लोग जो हैं वो समाज की पीड़ा को लेकर निकले हुए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरनों पे बैठे हुए हैं, हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं। 98% लोग या तो फिर नौकरी ढूंढते हैं या फिर आराम से रजाई में गद्दा लेके सोए हुए हैं, अपनी बीवियों के पास बैठ के अखबारें पढ़ रहे हैं, चाय के कप पे बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमारा क्रिटिसिज्म सरकारों का या किसी का कर रहे हैं। वो जो बेसिक काम उन्हें करना चाहिए था, देखिए रिटायर्ड आदमी के पास पेंशन होती है, यानी उसके पेट का इंतज़ाम हो चुका है, टाइम होता है क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कोई कंक्रीट काम नहीं है, तो वो आदमी सबसे बड़ा काम कर सकता है। रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आग में घी डालने का काम उसके पास है, वो कर सकता है। अगर हमारे 40-50 हज़ार पेंशनर भी हमारे साथ जुड़ जाएं, महीने का 1,000 रुपया भी कंट्रीब्यूट कर दें और अपना सारा समय हमें दे दें, तो 2 साल में हम 2 साल में इस पूरे राज्य में यूटी या जम्मू एंड कश्मीर में हम रूलिंग पोजीशन में आ सकते हैं, मेरा ये मानना है। लिहाजा मैं आह्वान करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने मूल निवासी बहुजन रिटायर्ड साथियों से कि कृपया थोड़ी थोड़ी फंडिंग भी करें, अपना समय भी दें और अपना सहयोग भी दें ताकि हम इस काम को कर सकें। वरना कृपया उनकी तरफ देखें, जो दुश्मन रिटायर होता है वो पूरी दुश्मनी आपके बच्चों के साथ निकाल रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। जैसा कि सर आपकी जो कैटेगरी है वो भी तो ओबीसी है, तो हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी कैटेगरी भी ओबीसी है, वो एससी या एसटी ओबीसी वालों के साथ इतना अन्याय थोड़ी ना कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अगर ओबीसी होते तो वो उदाहरण पेश करते कि वो ओबीसी हैं। पहले तो उनकी कास्ट इंक्लूडेड नहीं थी ओबीसी लिस्ट में, जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना था वो भी अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि उस प्रोसीजर के तहत उनकी कास्ट ओबीसी में आती नहीं थी। फिर उन्होंने कैबिनेट ऑर्डर पास करके इलीगल तरीके से अपनी कास्ट को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया, तो वो रियल ओबीसी है नहीं, वो बानिया है जो कि ओबीसी बन के यहाँ पे हमारे सामने पेश हुए। दूसरी बात, ओबीसी होते तो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2015 में हमारे 314 ओबीसी आईएएस ऑफिसर्स को बाहर का रास्ता दिखाते क्या? एक छोटा सा लॉ अमेंड करके उनको बाहर निकाल देते क्या? नहीं निकालते, उनको निकाल दिया। उनके सेक्रेटरीज देख लीजिए, अगर 90 सेक्रेटरीज देश चला रहे हैं तो उनमें से 2 भी ओबीसी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अलावा कितने मुख्यमंत्री ओबीसी थे, उनको उन्होंने हटाते हटाते अपर कास्ट लाना शुरू कर दिया। अब ओबीसी का बढ़ता हुआ दबदबा और ओबीसी की अपोजिशन को खड़ा होता देखकर लिप सर्विस दे रहे हैं। वो पहले भी दे रहे थे, पहले भी कहते थे मैं ओबीसी का हितैषी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मगर असली बात तो यह है कि वो कुछ नहीं है। वो एससी में जाते हैं तो खुद को एससी बताते हैं, वो अगर कहीं बंगाल में जाते हैं तो खुद को बंगाली बताते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये बहरूपिया है क्या? ये ओबीसी नहीं है, वो ओबीसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये मानना है ट्रू ओबीसी अगर कोई भी होगा तो वो ओबीसी की जनगणना कराएगा और उनके पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से हर राज्य, हर यूटी में और सेंटर में हिस्सेदारी दिलवाएगा, अन्यथा वो ओबीसी नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। आपका क्या नाम है? मेरा धीरज कुमार। सर, आप बसोत्रा सर के साथ कितने सहमत हो, उनके ये धरने में कितना योगदान देना चाहते हो? सर, बसोत्रा साहब ने जो कदम उठाया है, जो इनका मिशन लेके जो जहाँ बैठे हुए हैं, ये मिशन यहाँ से नहीं शुरू हुआ, ये हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे संत कबीर जी, गुरु रविदास जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, और आते आते
बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने भी यही लड़ाई लड़ी है जो आज बसोता साहब लड़ रहे हैं। वही मिशन लेके हमारे बसोता साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे लोगों को जागृति आए, जल्दी से जल्दी ये इकट्ठे होके एक जंग की तैयारी, जो इनके राइट, जो फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, उसके लिए ये तैयारी कर लें और जन आंदोलन जो करके वो अपने हक अधिकार छीने। यही मिशन लेके बसोता साहब बैठे हैं और हम इनका पूरे ज़ोर शोर से समर्थन में आए हुए हैं और साथ देंगे, आखिरी दम तक इनके साथ हम इनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप कितनी सहमति जताते हो बसोता सर अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और धरने में कितना सहयोग देते हो? भाई 30 साल तो मेरे को भी हो गया इसी संघर्ष में। तो जब संघर्ष मैंने शुरू किया था उस वक्त 1993 की बात है, जब मॉडल कमीशन रिपोर्ट 1992 सुप्रीम कोर्ट ने 16/11/1992 को अपहेल्ड की। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का SRO देख लीजिए आप, अगर 126, उसके अंदर 29B कॉलम था। उसके अंदर लिखा था कि OBC का अगर सर्टिफिकेट लेना है, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र, तो आपको ये साबित करना पड़ता था कि वो एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन का काम करता है। मतलब कहने का कि अगर कोई नाई है, हजाम है, तो वो क्या शेव करता है, अगर जीवर है तो बर्तन साफ़ करता है, अगर कोई लोहार तुरखान है तो वो किसी घर में लोहार तुरखान का काम करता है। ये बातें उनको सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ता था। लेकिन उस संघर्ष में अब उस वक्त हम चले तो वो संघर्ष हमने 1998 के अंदर जाके कामयाबी हासिल हुई। वो आज जो पीछे पे अब कास्ट बर्थ में मिलता हमको सर्टिफिकेट वो वाला, तो मतलब कहने का कि हमारी ज़िंदगी ही संघर्ष में स्टार्ट हुई। तो अशोक बसोता जी के फादर साहब हमारे साथ बिल्कुल, तो इकट्ठे हम चलते थे। और बसोतरा साहब भी अगर कोई अब घर में वही चलती है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मेरे फादर साहब ने कभी हमें शाखा का योग का रुख तक कभी करने नहीं दिया। तो मेरा मतलब घर से बात चलती है। अशोक कुमार बसोतरा जी के फादर के साथ उन्होंने इनको ऐसी शिक्षा दी है कि अधिकार के लिए लड़ो अपने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में लिखे हैं बाबा साहब ने, उनके लिए हमें लड़ना कोई हमारे लिए कोई गुनाह नहीं है। तो आज अगर वो हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने सब कुछ 1953 से 1953 से जम्मू कश्मीर के अंदर ये सारा मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस वक्त शेड्यूल कास्ट जो थे उनको भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। भगत अमरनाथ जी ने सेक्रेटरीट के सामने जाइए आप, आज भी वहाँ स्मारक बना हुआ है। वो मैं उस स्मारक में खुद शामिल हुआ या स्मारक बनने में। तो मेरा मतलब कहने का कि भगत अमरनाथ जी ने अपनी कुर्बानी दी। तो उसके बाद 37 GR 1970 में निकला और उसके बाद ये कि आज के बाद रिजर्वेशन जो OBC को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए किया, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में चला गया मामला, और उसको मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा मतलब कहने का कि अशोक बसोतरा जी इस वक्त सही दिशा में चल रहे हैं और हमने भी संघर्ष किया और हमारे साथियों ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया। भगत अमरनाथ जी ने सबसे ज़्यादा किया। तो मेरा मतलब कहना वही शिक्षा हम ली है और इसी पर चल रहे हैं हम लोग, और ये कामयाबी हासिल होगी। एक न दिन आएगा बिल्कुल, हम देखें या ना देखें, लेकिन इसी संघर्ष में हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे के जाएंगे कि संघर्ष ही हमारा नारा है और संघर्ष से ही हम लोग अपने जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, वो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको धरना कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप उनके साथ सहमत हैं या नहीं हैं? सर सहमत मैं नहीं हूँ, हमारा पूरा समाज सहमत है इस चीज़ के लिए। सर जिस दिन पहले दिन आपने वीडियो बनाई थी उसमें आपने दिखे थे कितने सब्सक्राइब थे आपके, कितने व्यू थे, और आज के देख लो सर, हमारा समाज सहमत है इस बात पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपको क्या लगता है? मुझे 100% हम एंड तक, जब तक बसोतरा साहब होंगे तब तक हमारा समर्थन जारी रहेगा। मतलब और हमारा समाज 100% आप इनके साथ है। हक अपना लेके रहोगे? हक जो ना, हक की बात करते हो, हम जब तक हक मिलेगा नहीं तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है ज़िंदगी की, जीवन का यही लक्ष्य हमारा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अभी आप सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं इसके पीछे बैनर लगा हुआ है। जो हमारी मांगे हैं
वो साफ साफ इसमें लिखी गई हुई हैं। जब तक बसोत्रा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तब तक हम इनका साथ देंगे, इससे मैं एग्री हूँ। ये जो सिर्फ हक हकूक़ के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमारी जो जंग है वो संसद तक जाएगी। संसद में हमने अपने लोग बिठाने हैं, ये वहाँ तक की तैयारी हो रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।